हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 प्रोज का चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स भारत की झलकें। मीन्स इस चैप्टर में अलग अलग राइटर ने अलग अलग चैप्टर के माध्यम से एक भारत के दृश्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, लुसियो रोड्रिग्स, कूर्ग, लोकेश अब्रॉल, टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता। मीन्स 3 चैप्टर के माध्यम से अलग अलग राइटर ने एक अलग अलग भारत की झलक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले राइटर ने अ बेकर फ्रॉम गोवा के माध्यम से एक कहानी बताने की कोशिश की है। तो हम लोग अब सबसे पहले देखते हैं इस कहानी को कि इसमें राइटर ने किस तरीके से एक बेकर के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो कि गोवा के गांव का रहने वाला होता है। मीन्स गोवा के गांव में बेकर की किस प्रकार से उसकी इम्पोर्टेंस है, किस प्रकार से उसकी लाइफ चलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में राइटर ने बताने की कोशिश की है। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यहाँ पर जो चरित्र चित्रण किया जा रहा है और एक पारंपरिक गोवा के गांव के जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज, गोवन का मतलब यहाँ पर किसे, गोवा से है, कि गोवा के गांव का जो बेकर है जो हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ही सोसाइटी, जिसका आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कहाँ पर, उसके समाज में। मीन्स गोवा के गांव का जो बेकर है उसका आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है गोवा के गांव में। तो उसी के पेन पोर्ट्रेट को, चित्रण को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, चलिए आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। हम अपने बड़े लोगों से, आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड अक्सर सुनते हैं, रिमाइंसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स पुरानी बातों को याद करते हुए। रिमाइंसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट मीन्स पुरानी बातों को याद करते हुए। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज मीन्स वो पुराने जो पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए, अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए अक्सर हम अपने बड़ों से क्या करते हैं, ये चीज़ें सुनते हैं। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड, किन के बारे में, कि जब वे लोग पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बंडलों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि द पोर्तुगीज की पुर्तगालियों के बारे में, एंड देयर फेमस लॉब्स ऑफ ब्रेड की जो उनके फेमस जो ब्रेड के बंडल हैं उनके बारे में जब लोग याद करते हैं, सोचते हैं, तो अक्सर हम अपने बड़ों को उनके बारे में बात करते हुए सुनते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोज माइट हैव, और किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, कि वो जो डबल रोटियों को खाने वाले लोग, द ईटर्स, ईटर्स का मतलब खाने वाले, ऑफ लोब्स, लोब्स का मतलब यहाँ पर क्या है, वो डबल रोटी की जो बंडल है मीन्स डबल रोटियों को खाने वाले लोगों के बारे में भी, माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कह रहा था कि दोज ईटर्स ऑफ लोज माइट हैव वैनिश्ड मीन्स जो उन डबल रोटियों को खाने वाले जो लोग थे वो शायद क्या हो गए हों, वैनिश्ड हो गए हों, चाहे ना रहे हों, गायब हो गए हों, मीन्स खत्म हो गए हों या गायब हो गए हों। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन अभी भी वहाँ पर डबल रोटी बनाने वाले लोग क्या हैं, वहाँ पर हैं, पाए जाते हैं, अभी भी वो लोग वहाँ पे रहते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। अब आगे क्या कह रहा है कि लेकिन उनके जो निर्माता हैं आज भी वहाँ पर हैं। फिर कह रहा है हमारे बीच में, वी स्टिल हैव अमंगस्ट, हमारे बीच में वो मिक्सचर, मोल्डर्स मीन्स सांचे, एंड दोज हु बेक द लोब्स, और वे लोग जो क्या करते हैं, रोटी सेकने वाले, ये सभी लोग आज भी हमारे बीच में क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियों में आज भी उनका अस्तित्व है वहाँ पर। दोज ओज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड मतलब समय की, फर्नेसेस पर भट्टियों पर परखे हुए, स्टिल एग्जिस्ट मीन्स वे भी आज भी वहाँ पर है, मीन्स हमारे लोगों के बीच में आज भी उनका अस्तित्व है। किन लोगों का अस्तित्व है, जो वो बेकर हैं। हालांकि उनके पुराने लोग जो उनके गार्जियन थे, जो उनके पूर्वज थे, वो लोग नहीं रहे, लेकिन और उस समय के खाने वाले लोग भी नहीं रहे, लेकिन आज भी हमारे बीच में जो बेकर हैं वो हैं, और अच्छे से टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट मतलब
जो समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियां जो हैं आज भी वहां अस्तित्व में बनी हुई हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो फायर है, जो आग है, उन भट्टियों में आग आज भी है। जो कहना क्या चाहता है राइटर, द फायर इन द फर्नेसेस मतलब जो आग है भट्टियों की, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड अभी तक बुझी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आज भी वहां पर बेकर क्या करते हैं, भट्टियों में डबल रोटी पकाते हैं, मतलब अभी भी वो क्या है, एक्टिव हैं। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या कहना चाहता है। जो परंपरागत बेकर है, जो ट्रेडिशनल बेकर की थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, तो जब ये लोग बेचने के लिए चलते हैं तो अपने बांस को लेकर के चलते हैं, उसमें उसको आगे लेकर के चलते हैं। तो कह रहा है कि जो बैम्बू की थर्ड है, थर्ड का मतलब धमक, एंड जिंगल और उसकी आवाज, उसकी खनक क्या करती है, उसके आगमन की, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग मीन्स उसके आगमन की सुबह सुबह क्या करती है, हेराल्डिंग करती है, मीन्स घोषणा करती है। कहने का मतलब है जब बेकर लोग अपने ब्रेड को बेचने के लिए निकलते हैं तो जो वो बांस लिए रहते हैं, बांस जब वो आगे बढ़ाकर रखते हैं तो उसकी जो धमक है, उसकी जो थर्ड है और उसकी जिंगल खनक जो है, इससे पता चल जाता है कि सुबह सुबह कौन आ रहा है, अराइवल मीन्स आगमन हो रहा है, किसका, बेकर का। जैसे आज के समय में आप लोग देख सकते हो कि जब कोई ब्रेड बेचने वाला सुबह आता है तो एक भोपू बजाता है, तो भोपू सुन के आप समझ जाते हैं कि वो कौन है, बाहर ब्रेड वाला आया हुआ है। इसी तरीके से पहले प्राचीन समय में क्या होता था, वो लोग बांस के पोल को साथ में लेकर चलते थे और उसकी धमक और उसकी खनक से लोग समझ जाते थे कि बेकर ब्रेड बेचने के लिए आ रहा है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर आज भी वो सुनी जा सकती। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता कि उनके फादर अब ना रहे हों, जिंदा नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके जो बेटे हैं अब भी पारिवारिक धंधे को क्या किए हैं, जारी रखे हुए हैं, जो उनका फैमिली प्रोफेशन है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, और ये बेकर आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिल जाता है कि आज भी जो गोवा के बेकर्स हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, पैडर के नाम से जाने जाते हैं। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप जरूर क्वेश्चन पुटअप करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा। अब देखो राइटर फिर से कहानी बता रहा है अपने बचपन की, तो उसके बचपन में हम लोग चलते हैं और साथ में अपना बचपन भी याद रखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग आर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आर फ्रेंड। जब गोवा में हमारे बचपन के दौरान हमारा दोस्त और साथी जो था, और कंपेनियन भी था, एंड गाइड और मार्गदर्शक भी था, ठीक है, हुआ करता था। कौन हुआ करता था, बेकर। मीन्स राइटर कह रहा है जब हम बचपन में गोवा में रहते थे तो जो बेकर था यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, हमारा दोस्त भी था, कंपेनियन साथी भी था और हमारा मार्गदर्शक भी था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो एक दिन में 2 बार आया करता था। ही यूज टू मतलब हैबिचुअल था। कब कब आता था, ये देखिए सुनिए बेटा, कब कब आता था। वंस एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब सुबह सुबह वो बेचने पर अपने राउंड पर निकलता था तब आता था। एंड देन अगेन, और उसके बाद दोबारा फिर कब आता था, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब उसका पूरा बास्केट खाली हो जाता था तो जब वापस होता था तब आता था मेरे पास। द जिंगलिंग थर्ड of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। उसकी जो जिंगलिंग थी, उसकी जो धमक थी, काहे कि उसके बैम्बू की, बांस की, वो हमको क्या करती थी, ओक करती थी, जगा देती थी। ओक अस अप हमको जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप नींद से, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते हुए चले जाते थे उससे मिलने के लिए, उसके स्वागत के लिए, उसके सम्मान के लिए। मीन्स हम दौड़ कर उससे मिलने के लिए जाते थे, समझ जाते थे कि मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा कंपेनियन आ रहा है, मेरा गाइड आ रहा है, ठीक है। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, राइटर के साथ ऐसा होता था। वाई वॉज इट सो, तो अब यहाँ पर जब वो कहता है कि मैं 2 बार उसे दिन में मिलता था, फिर कहता है वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। अब देखो रीजन क्या था कि वो क्यों मिलने जाता था, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों जाता था मिलने। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था, मीन्स वो क्यों मिलने के लिए जाता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, देखो क्वेश्चन मार्क फिर लगाया है कि क्या वो डबल रोटी के प्रति प्रेम के कारण था।
वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो रोटी के डबल रोटी के प्रति प्रेम था इसीलिए? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ये कारण नहीं था कि वो डबल रोटी के प्रति प्रेम था इसलिए ज्यादा था। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्काइन और बेस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, क्योंकि जो डबल रोटी थी वो किसके द्वारा खरीदी जाती थी? पास्किन के द्वारा या बस्टाइन के द्वारा खरीदी जाती थी, जो कि घर की नौकरानी होती थी, उनके द्वारा डबल रोटी हमेशा खरीदी जाती थी। तो ये आप लोग नाम भी याद रखिएगा, पास्किन एंड बस्टाइन, ठीक है। ये कौन थी? घर की नौकरानी थी, मेड सर्वेंट थी ऑफ द हाउस, घर की। यही लोग क्या करती थी? वर बॉट बाय सम पास्किन और बस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये लोग खरीदती थी। ये कारण नहीं था कि उसका लव नहीं था रोटियों के प्रति इसलिए ज्यादा था। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड, देखो बेटा यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या कारण था कि वो दौड़ के जाता था, ये भी एक रीजन है, अच्छा है। व्हाट वी लॉज, जिसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए हम लॉन्च करते थे, मीन्स तड़पते थे, फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो क्या होती थी? डबल रोटी के छल्ले, ठीक है। ये लोग किसके लिए जाते थे? डबल रोटी के लिए नहीं जाते थे, ब्रेड बैंगल के लिए जाते थे, मीन्स डबल रोटी के छल्ले जो होते थे उनके लिए। विच वी चूज केयरफुली, जिसको हम बहुत सावधानी पूर्वक चूज किया करते थे, चुनाव करते थे। फिर क्या कहते हैं? समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार ये विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड भी होती थी, ठीक है। तो इसलिए भी ये लोग क्या करते थे? जाते थे मिलने के लिए अपने दोस्त से, खाने को भी मिलता था, लेकिन किसके लिए जाते थे? ब्रेड बैंगल के लिए जाते थे, मीन्स डबल रोटी का जो छल्ला होता था उसके लिए जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैसेज हम लोग देखते हैं और अच्छे से आप लोग समझते रहिएगा। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टॉप। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि बेकर अपनी संगीत में प्रवेश करता था। बेकर मेड द म्यूजिकल एंट्री, कैसी एंट्री होती थी उसकी? संगीत में एंट्री होती थी। ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टॉफ, क्या कह रहा है कि जो उसका बांस के स्पेशल बने हुए डंडे जो थे, बैम्बू स्टॉफ जो था, डंडे थे, उसकी झंग झंग की आवाज होती रहती थी, तो बहुत संगीतमय वॉइस उसकी लगती थी। इस तरीके से उसकी एंट्री होती थी। आपको समझ में आ रहा होगा, झंग झंग मतलब एक उसकी आवाज को बता रहा है। बांस जब आगे लेकर चलता है बांस का डंडा, तो उससे झंग झंग की आवाज मीन्स एक म्यूजिकल एंट्री उसकी होती थी। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से अपने सिर पर रखे हुए टोकरी को सपोर्ट करता था, ठीक है, और दूसरे से क्या करता था? जमीन पर बांस को बजाते हुए चलता था। Bang the bamboo on the ground means बांस को क्या करता था? जमीन पे बजाते हुए चलता था। He would greet the lady of the house with good morning. और जब वो किसी घर में जाता तो घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर क्या करता? अभिवादन करता, ठीक है। ही वुड ग्रीट, वो अभिवादन करता द लेडी को ऑफ द हाउस, घर की, विद गुड मॉर्निंग के साथ। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उसके बाद क्या करता? अपनी टोकरी को वो ऊर्ध्वाकर बांस पर रख देता था, मीन्स उतार के सर पर से बांस पे रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लॉस वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट। अब होता क्या था बेटा, यहाँ पर देखिए एक बहुत मजेदार राइटर बात कर रहा है कि जब वो आती थी घर की लेडी खरीदने के लिए, तो जो हम बच्चे लोग होते थे वो क्या कर दिए जाते थे? वुड बी पुश्ड असाइड, एक किनारे झिड़क दिए जाते थे, दूर हटा दिए जाते थे। विद अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ी सी झिड़की के साथ, मतलब डांट के साथ हम लोगों को किनारे कर दिया जाता था। एंड द लॉब्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जो डबल रोटी होती थी किसको डिलीवर कर दी जाती थी? घर की नौकरानी को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं थे। क्या कह रहा है राइटर? बट वी वुड नॉट गिव अप, हम भी नहीं छोड़ने वाले थे, कहने का मतलब हम भी हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग भी क्या करते? कहाँ चढ़ जाते? बेंच पर चढ़ जाते थे, या फिर एक मुंडेर पर चढ़ जाते। मुंडेर जानते हैं आप लोग, मतलब मिट्टी का जो एक स्थान होता है जो ऊंचा सा होता है उसको मुंडेर बोलते हैं। ऊंचे स्थान पर, कि कहीं पर मुंडेर मतलब किस बहुत ही ऊंचे प्लेस को आप कह सकते हैं, मुंडेर इसको बोलते हैं। एंड पीप इनटू द बास्केट, और क्या करते थे? उसकी टोकरी में हम लोग झांक लेते थे, ठीक है। समहाउ, कैसे भी करके, मतलब वो लोग भी जाते थे और वहां पर मुंडेर पर चढ़ जाते और वहां किसी तरीके से टोकरी में झांका करते। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. फिर कहता मैं आज भी उन डबल रोटियों की विशेष महक को क्या कर सकता हूँ?
याद कर सकता, आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं आज भी रिकॉल कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, द टिपिकल फ्रेग्रेंसेज ऑफ दोज लोब्स, मतलब उस विशेष महक को याद कर सकता हूँ, लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, जो लोब्स होती थी, जो डबल रोटियां थी वो बड़ों के लिए, और गोलाकार बच्चों के लिए होती थी, जो छल्ले टाइप के होते थे वो किसके लिए होते थे, बच्चों के लिए होते थे, चिल्ड्रन के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश और माउस प्रॉपरली, उस समय जब वो छोटा था तो कहता है उस समय हमें ये भी चिंता नहीं करनी होती थी कि हमने अपने दांतों को ब्रश किया है, मुंह धुला है या नहीं धुला है अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों को। कह रहा है कि हमें ना तो ब्रश की परवाह नहीं करते थे और मुंह को भी साफ नहीं करते थे, ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से। एंड वाई शुड वी, और हमें क्यों करनी चाहिए परवाह, कह रहा हमें परवाह ही क्यों करनी चाहिए भाई, कि हम बच्चे थे, हमारा भी एक एटीट्यूड था, हम क्यों मंजन करते, क्यों ब्रश करते। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ द प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, और क्योंकि आगे की समस्या ये थी कि टूथ ब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाए। एंड कह रहा है हु वुड टेक ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, मैंगो के पत्ते तोड़ करके फिर उससे ब्रश किया जाए, वहां पर ऐसा रूल होगा कि लोग जब ब्रश करते होंगे तो मैंगो के लीफ से ब्रश करते होंगे, दांतों को साफ करते होंगे, तो कह रहा इतना कष्ट कौन उठाए, हम क्यों ब्रश करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, आखिर ये आवश्यक ही क्यों था कि हम ब्रश करें। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, वाह क्या कोटेशन देखो बच्चे का है, राइटर का, क्योंकि कह रहा है टाइगर कभी दांतों को ब्रश नहीं किया करता। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, मतलब जो टाइगर है उसे बस खाने से मतलब होता है और दांतों को ब्रश मंजन कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और आगे सफाई क्या दे रहा है, आखिरकार जो गर्म चाय होती थी सब चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ ही कर देती थी, इसीलिए हमें ब्रश करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैरिज गिफ्ट्स और मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। अब देखिए आगे स्टोरी स्टार्ट करता है राइटर, कह रहा है कि जो मैरिज के गिफ्ट होते थे, मतलब जो शादी विवाह में जो लोगों को उपहार दिए जाते थे, शादी के उपहार बिना मीठे ब्रेड के जिन्हें बोल कहते हैं, वो सब क्या थे, अर्थहीन थे, मीनिंगलेस थे। तो यहाँ पर देखिए आपको ये वर्ड भी याद करना होगा, जो कह रहा कि शादी के उपहार जो बिना मीठे ब्रेड के होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, बोल कहा जाता था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, यदि शादी में कोई गिफ्ट दिया जाए वो उनका कोई अर्थ ही नहीं होता था, किसके बिना, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जो स्वीट ब्रेड होती थी जिनको बोल के नाम से जाना जाता था, इनके बिना मैरिज के गिफ्ट भी बिल्कुल अर्थहीन होते थे। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस लॉसेस इज चॉम विदाउट ब्रेड, जिस प्रकार से पार्टी में, दावत में, भोज में बिना ब्रेड के रोमांच खो देती है ना, फीस लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, बिना यदि ब्रेड ना हो पार्टी में तो फिर उसका कोई मजा नहीं होता था। उसी तरीके से स्वीट ब्रेड मतलब बोल के बिना मैरिज के गिफ्ट भी क्या होते थे, अर्थहीन होते थे। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, क्या बोल रहा है, ये दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण था, हो सकता है ना, कि देखो ये बात समझ में आ रही होगी, कह रहा है कि नॉट एनफ कैन बी सेड, इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो, इससे अधिक और कुछ भी नहीं कहा जा सकता, टू शो दिखाने के लिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि एक बेकर जो है वो एक गांव के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सब चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी कि उस समय बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट, क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि घर की महिला जो है अपनी बेटी की मंगनी पर क्या करती है, सैंडविच तैयार करने होते हैं ना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, मीन्स डॉटर की एंगेजमेंट पर उसे क्या करने होते हैं, सैंडविच तैयार करने होते हैं। फिर केक्स एंड बॉलहस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, जिस तरीके से केक और बोलिनहास क्रिसमस पर
और एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जैसे और दूसरे त्योहारों पर भी ये चीज़ें क्या है, केक्स और बोलियाँ इंपॉर्टेंट होती थी तैयार करना। उसी तरीके से लड़की की इंगेजमेंट में क्या बनाया जाता था, सैंडविच औरतें बनाती थी घर की। 10 उसी प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज ऑब्सल्यूटली इसेंशियल। इसीलिए इस प्रकार गांव में बेकर की भट्ठी का होना क्या था, बहुत ही आवश्यक था। ऑब्सल्यूटली इसेंशियल था मीन्स अत्यंत आवश्यक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। देखो अब यहाँ पर कह रहा है कि उन दिनों जो बेकर की एक विशेष पोशाक भी होती थी जिसको हम किस नाम से जानते थे, कबाई नाम से। तो इसको भी बच्चे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, जिसको किस नाम से जानते थे ड्रेस को, उसके कबाई के नाम से। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो नीचे घुटनों तक पहुंचती थी, ऐसी ड्रेस होती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी saw बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अब क्या कह रहा, हमारे बचपन में बेकरों को हमने क्या देखा था, एक शर्ट पहने हुए एक पैंट पहने देखते हैं। ठीक है, मीन्स देखते थे जब हम छोटे थे अपने बचपन में, तो जो बेकर्स होते थे वो क्या पहनते थे, वीरिंग अ शर्ट, एक शर्ट पहनते थे, एक ट्राउजर पहनते थे, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड आई लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो पूरी पैंट से थोड़ा छोटा और नेकर से लंबा होता था। मीन्स इस तरीके का वो लोग पहनते थे। फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा होता था। इवन टुडे, ठीक है, लेकिन अब आज की बात कर रहा है कि आज भी इवन टुडे, आज भी एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, जो भी हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो लगभग घुटनों के नीचे तक पहुंचने वाला नेकर पहनता है, नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, तो उसे भी ये उस पर एक टिप्पणी की जाती है कि वह एक पैडर की तरह पोशाक पहने हुए है। आज भी वहां पर जब कोई एक पोशाक पहनता है, एक जो नीज के नीचे तक एक ड्रेस पहनता है, हाफ पैंट पहनता है, तो उसको लोग क्या कमेंट करते हैं कि देखो ये भी पेडर की तरीके से पोशाक पहने हुए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का हम लोग। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एंड एट द एंड ऑफ द मंथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हेन डिड ही कलेक्ट हिज बिल्स। ठीक है, तो जो बेकर होता है प्रायः महीने के अंत में अपने बिलों की क्या करता था, डिमांड करता था, उगाही करता था, इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो महीने का हिसाब किताब वो पेंसिल से किसी दीवार पर लिख जाते थे। मतलब आपको सामान दे जाते थे और आपकी दीवार पर बिल लिख जाते थे, ऐसा कुछ करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, और जो ये बेकरी का धंधा था वास्तव में प्राचीन दिनों में कैसा धंधा था, बहुत ही फायदे का धंधा था, है ना। प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, जो ओल्ड डेज में था ये धंधा कैसा था, प्रॉफिटेबल था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप, जो बेकर हैं और उनका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे ना। वह हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वह और उसका परिवार और उसके नौकर जो काम करते थे वो सभी लोग हमेशा वैभवशाली दिखाई देते थे, हैप्पी एंड प्रॉस्पर दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, और आगे क्या कह रहा है कि उनका जो मोटा ताजा शरीर है, जो प्लम्प फिजिक है, जो मोटा ताजा शरीर है, वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी, वो क्या था, इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। ओपन टेस्टिमोनी था मीन्स स्पष्ट प्रमाण था कि वो लोग हमेशा क्या रहते थे, हैप्पी एंड प्रॉस्पर रहते थे। प्लम फिजिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो उनका मोटा ताजा फिजिक था, शरीर था, वाज एन ओपन टेस्टिमोनी, एक क्या था, स्पष्ट प्रमाण था इस बात का। Even today, and person with a jackfruit-like physical appearances is easily compared to a baker. आज भी जब कोई व्यक्ति कटहल जैसा व्यक्ति दिखता है तो उसकी तुलना लोग किससे की जाती है, बेकर से की जाती है। मतलब जब कोई एक पर्सन जैक फ्रूट मीन्स कटहल की तरीके से, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, किसी पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस एक कटहल की तरीके से मोटा ताजा है, तो इज इजिली कंपेयर टू अ बेकर, तो आसानी से लोग उसको किससे कंपेयर कर देते हैं, ये तो देखो बिल्कुल बेकर की तरीके से दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप लोग अच्छे से चैप्टर पढ़िएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।